हेलो बच्चों, बड्डी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। और इसी में साथ साथ आ जाता है बच्चों पैरेलल स्लैब। पैरेलल स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, मतलब रिफ्रैक्शन जहां से स्टार्ट होता है, प्रिज्म जहां पे स्टार्ट होता है बच्चों, उनके बीच में जितना भी पोर्शन है ना, उसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो जेईई मेन में पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवाने वाला हूँ, इंक्लूडिंग TIR। क्या है बच्चों आज के कॉन्सेप्ट, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो जब भी बच्चों लाइट जो है दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है ना बच्चों, तो वहां पे इसका रिफ्रैक्शन होता है, वो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन होता क्या है बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है ना, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जब लाइट दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है और सेम जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे इधर एक मीडियम है, इधर एक मीडियम है, लाइट इधर आई और इसी मीडियम में चली गई, तो लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन रिफ्रैक्शन में होता क्या है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, तो दूसरे मीडियम में पास होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट बच्चों चेंज हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि वेव के लिए v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है। जब रिफ्रैक्शन होता है ना बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, इसलिए लैम्डा चेंज हो जाता है। तो इस मीडियम में लैम्डा अलग होगा, इस वाले मीडियम में लैम्डा अलग होगा। बच्चों जब रिफ्रैक्शन हो रहा था तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, लेकिन जब बच्चों रिफ्रैक्शन होता है ना, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, तो इसमें कुछ डेविएशन भी आता है, लेकिन हमेशा डेविएशन नहीं आता। जब भी लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होगी ना बच्चों, तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन में हमेशा डेविएशन आता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन बड़े काम की बात है बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जब अगर मान लीजिए एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 के बराबर है, दूसरे मीडियम में बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 के बराबर है, लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो I के बराबर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R के बराबर है, तो n1 sin I इक्वल टू n2 sin R होता है। बच्चे बच्चे को पता होता है, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गई। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों n1 जो होता है ना, बेसिकली n1 होता है c डिवाइडेड बाई v1 के बराबर। c को मैं लिख सकता हूं f इंटू लैम्डा इन एयर, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं f इंटू लैम्डा इन वन, लैम्डा इन मीडियम वन। n2 जो होता है ना बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा c डिवाइडेड बाई v2 के बराबर। इसको मैं लिख सकता हूं f इंटू लैम्डा इन एयर, और इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों f इंटू लैम्डा इन सेकंड मीडियम। तो बच्चों ये जो n1 अपॉन n2 जो होता है ना, n1 अपॉन n2 जो होता है बच्चों, ये हमारे पास आ जाता है लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 के बराबर। कई बार बच्चों यहां से n1 अपॉन n2 जो है हमारे पास साइन r डिवाइडेड बाई साइन आई, कई बार मैंने देखा है कि वो वेवलेंथ दे रखी होती है और बच्चों फिर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो n1 n2 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 का भी रिलेशन पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें बच्चों, लेकिन सारी की सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे मीडियम में रखा है और देखने वाला किसी और मीडियम में, तो बच्चों उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। तो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इस वाले मीडियम में, ठीक है। आज बच्चों राइटिंग कुछ अच्छी आ रही है ना, स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड राजेश, जिसने मेरे को पीछे पढ़ पढ़ के बोला कि भाई ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर यूज कर, मतलब दोस्त हो तो ऐसे हो, है ना। चलिए बच्चों, सो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पे रखा हुआ है इस वाले मीडियम में, और दूसरे मीडियम में बच्चों एक ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस है बच्चों, मतलब ऑब्जर्वर इसके जस्ट ऊपर है वर्टिकली अबव, ये सरफेस है बच्चों जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस मीडियम को बोलते हैं बच्चों एनआर और इस वाले को बोलते हैं बच्चों एनआई। एनआई को बोलते हैं बच्चों, इसमें इंसिडेंट रे होती है उसको एनआई बोलते हैं, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है बच्चों उसको हम एनआर बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो इंसिडेंट मीडियम वाले मीडियम को, इंसिडेंट रे वाले मीडियम को एनआई बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड वाले मीडियम को बच्चों हम एनआर बोलते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डेप्थ है वो डी के बराबर है, तो इसका जो इमेज बनेगा ना बच्चों, वो यहां पे बनेगा। इमेज जो है ना डी डैश डेप्थ पे बनेगा, इससे बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। आप लोगों ने वर्ड सुना भी होगा, एपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो एक्चुअल डेप्थ है बच्चों वो डी होती है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में बच्चों एक रिलेशन होता है। एपेरेंट डेप्थ जहां पे मतलब ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखेगा, जितना नीचे दिखेगा, ये डेप्थ सारी की सारी बच्चों हम इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे होते हैं, इस सरफेस से मेजर कर रहे होते हैं। तो एपेरेंट डेप्थ जो आती है ना बच्चों, वो डी डिवाइडेड बाई एनआई डिवाइडेड बाई एनआर आती है। इस फॉर्मूले को एक बार मेरे साथ रिपीट करो, डी एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एनआई डिवाइडेड बाई एनआर। एनआई क्या है, इंसिडेंट वाली रे का, इंसिडेंट वाली रे जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एनआर क्या है,
रिफ्रैक्टेड वाली रे जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार बच्चे इसको इस तरीके से याद रख लेते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको एनआई बोलेंगे, ये गलत है बच्चों, ठीक है। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ना तो इन दैट केस एनआई जो होता है ना अलग मीडियम होता है और ऑब्जेक्ट अलग मीडियम में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होती है उसको एनआई बोलते हैं और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में होती है उसको एनआर बोलते हैं। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई एनआई डिवाइड बाई एनआर के बराबर आ जाता है। बच्चों कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डी डैश जो कि बेसिकली इमेज की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, वो उसका डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जो होता है ना बच्चों, वो डी डी डैश डिवाइड बाई dt के बराबर होता है। आप इस एनआर को अगर ऊपर ले जाओ तो एनआर डिवाइड बाई एनआई इंटू डी ऑफ डी डिवाइडेड बाई dt ये आ जाएगा बच्चों। ये चीज होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जो आती है ना बच्चों, वो एनआर डिवाइडेड बाई एनआई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सारी चीजें सरफेस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं हम लोग। तो अगर कभी हमारा जो सरफेस है वो अगर मूव करना चालू कर दे तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। लेकिन हम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस केस सुना होगा, फिश एंड बर्ड, बर्ड एंड फिश का जो केस होता है ना। तो मान लीजिए फिश जो है वाटर के अंदर है और बर्ड बच्चों यहाँ पे एयर में। ऐसा एक जेई मेन में मतलब अभी मैं पीवाईक्यू कवर कर रहा था, मैंने सोचा कि इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट बच्चों को बता देता हूं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को पिछला वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपल से एक काम करो, फिश की डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एक्स मान लो, बर्ड की डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस वाई मान लो। तो बच्चों अब एक काम करना कि जब फिश से अब देखो बर्ड को जब ऑब्जर्वर मानोगे तो फिश को देख रहा होगा, तो फिश से जो रेज होंगी वो इस तरीके से आएंगी, ठीक है। और जब बर्ड को फिश देख रही होगी तो रेज अलग तरीके से आएंगी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पोजीशन ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड लिखेंगे। जैसे मुझे बर्ड को अपना ऑब्जर्वर माना मैंने और वो फिश को देख रही है, तो बच्चों फिश एक्स डेप्थ पे तो दिखाई नहीं देगी, उसकी पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। कितनी शिफ्ट हो जाएगी, देखो बर्ड का सरफेस से जो डिस्टेंस है वो वाई के बराबर है, तो ये वाई तो ऐड हो ही जाएगा। साथ ही साथ बच्चों अपेरेंट डेप्थ इसकी कितनी आएगी फिश की, एक्स डिवाइडेड बाई एनआई डिवाइडेड बाई एनआर। तो एनआई क्या है बच्चों, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डिवाइड कर देंगे, तो एक्स डिवाइड बाई एनआई डिवाइड बाई एनआर। एनआर तो बच्चों एयर है तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी बच्चों पोजीशन ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो बर्ड के रिस्पेक्ट में जो फिश की पोजीशन होगी ना वो ये आ जाएगी। हमें बस इसकी इमेज बना देनी है यहाँ पे हमने, ठीक है। फिश की इमेज बना दी, वो इतना डेप्थ पे होगी, एक्स डिवाइडेड बाई एन डब्ल्यू डेप्थ पे होगी, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई एन डब्ल्यू डेप्थ पे होगी। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास पोजीशन ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। अगर मैं पोजीशन ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड आ जाएगी। तो इसका बस डिफरेंशिएशन कर देना, dy by dt प्लस का 1 अपॉन nw dx by dt। अब बस इनको देख लेना कि फिश ऊपर मूव कर रही है या बर्ड नीचे मूव कर रही है, y कैसे चेंज हो रहा होगा, x कैसे चेंज हो रहा होगा। अब सिंपल मैथ है बच्चों, यहाँ पे लगा देना, ये ज्यादा आसान मेथड होता है, आपको इसमें ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मान लो फिश ऑब्जर्वर होती और बर्ड को देख रही होती, तो पोजीशन ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश क्या आती, तो फिश यहां से देख रही है, तो बर्ड की जो इमेज बनती ना बच्चों कहीं बनती, तो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस वो कितनी दूर बनती, तो y जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है y डिवाइडेड बाई ni। अब ni 1 होगा, nr बच्चों nw होगा और उसमें x ऐड कर देना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सरफेस से आई, तो फिश से जो डिस्टेंस होगी ना बर्ड की इमेज की वो ये होगी। तो हमारे पास बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं इस पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश आ जाएगा dx by dt प्लस का nw dy by dt के बराबर। बच्चों इस तरीके से आप फिश और बर्ड वाले केसेस कर सकते हैं। ये वाला पेज दोबारा से जरूर देखना, ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं बच्चों, ये तो हो गए सारे के सारे फॉर्मूला जब आप इमेज फॉर्मेशन करवाते हो प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद। अब आते हैं पैरेलल स्लैब पे। पैरेलल स्लैब बच्चों दो सरफेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो सरफेस पे आप रिफ्रैक्शन करा रहे होते हो। तो पैरेलल स्लैब में बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे जो है एक इंसिडेंट रे इस तरीके से आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये रे बच्चों यहाँ पे इधर से डेविएट हुई और फिर यहां से इस तरीके से निकल के चली गई, एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि I और E बराबर होते हैं इफ मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड। इफ मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अगर मीडियम सेम होता है ना बच्चों तो ये इंसिडेंट और इमरजेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफर शिफ्ट आ जाती है, ये जो शिफ्ट है ना बच्चों, ये यहाँ पे शिफ्ट आ जाती है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स और लेटरल शिफ्ट, ठीक है। इसे लेटरल या फिर ट्रांसफर शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। जो अपने रास्ते से ना, इसका रास्ता ये डॉटेड वाला था लेकिन ये अभी इसके पैरेलल जा रही है लेकिन थोड़ा शिफ्ट हो गई। इसका एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आए बच्चों ना। तो शिफ्ट जो आता है ना बच्चों हमारे पास, इसमें लेटरल शिफ्ट जो आता है, ट्रांसफर शिफ्ट जो आता है, वो थिकनेस इंटू साइन आई माइनस का आर डिवाइड बाई कॉस आर के बराबर आता है। अच्छा, आई और आर कैसे पता करोगे, स्नेल्स लॉ से, साइन आई इक्वल टू एन साइन आर।
तो यहां से बच्चों आर कैलकुलेट कर लोगे, आई दे रखा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दे रखा होगा, तो ये आर कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देना बच्चों, ट्रांसफर शिफ्ट आ जाएगी, जो रे अपने पैरेलल जितना शिफ्ट होगी ना वो आप यहां से कैलकुलेट कर पाओगे। अब आ जाते बच्चों, कई बार स्लैब रख दी जाती है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में, या ऑब्जेक्ट को हम स्लैब के थ्रू देख रहे होते हैं, तो स्लैब क्या करती है बच्चों, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शिफ्ट कर देती है। तो स्लैब के केस में होता क्या है कि पहले इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है, फिर इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है, तो ऑब्जेक्ट जो है ना अपनी एक्चुअल जहां उसकी पोजीशन थी ना उससे शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्लैब जो होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है शिफ्ट इज इक्वल टू स्लैब की थिकनेस 1 माइनस का 1 अपॉन एनआर। ये जो एनआर जो होता है ना बच्चों, ये एन ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाई एन ऑफ सराउंडिंग होता है, ठीक है। ये स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। अगर ये शिफ्ट पॉजिटिव आई बच्चों, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आई तो इसका मतलब होता है कि शिफ्ट इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होगी। तो बच्चों हमारा ऑब्जर्वर इधर होगा देखने वाला, ठीक है, ऑब्जर्वर इधर होगा, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही होंगी वो ऐसे आ रही होंगी, तो बच्चों शिफ्ट किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन होगा बच्चों ना शिफ्ट। अच्छा, इसी में बच्चों कई बार क्या होता है कि हमारी स्लैब जो रखी होती है ना, और हमारी जो रेज होती है वो ऐसे कन्वर्ज हो रही होती है, ठीक है, ऐसे जाके कन्वर्ज हो रही होती है, तो इसमें शिफ्ट किधर होगा, इसमें शिफ्ट इधर की तरफ होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और कितना होगा, टी इंटू 1 माइनस का 1 अपॉन एन के बराबर, अगर स्लैब जो है एयर के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमेशा शिफ्ट पॉजिटिव आएगा अगर स्लैब एयर के रेयर मीडियम के अंदर रखी होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि रेयर मीडियम ना हो सराउंडिंग वाला, तो बच्चों एक हॉलो स्लैब लेके पानी के अंदर ले जाओगे ना, तो स्लैब का मीडियम तो हो गया एयर और सराउंडिंग का हो गया वाटर, तो फिर ये एन रिलेटिव 1 से छोटा आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगी। तो इन दैट केस मतलब इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब स्लैब की वजह से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिफ्ट का आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। अब आते हैं बच्चों मल्टीपल सर्फेसेस पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तो बच्चों जब मल्टीपल सर्फेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा होता है ना, तो मान लीजिए इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो तुम्हें पता है यहाँ पे ये जो है ना ये रिफ्रैक्ट होके जाएगी, ये सारे के सारे पैरेलल सरफेस है, तो इन सबके नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ना, अगर मैं इसको R1 R बोलूं, ठीक है, या R1 बोलूं, तो बच्चों R1 और ये I1 सेम होंगे, क्योंकि देखो ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल दोनों पैरेलल होंगे, तो R1 और I1 सेम होंगे। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा ना, n sin I वो n1 sin R1 के बराबर होगा, R1 और I सेम है, तो ये n1 sin I1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R2 लिख लो, तो यहाँ पे बच्चों ये n1 sin, यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ लगाओगे n1 sin I, तो ये n2 sin R2 के बराबर हो जाएगा। R2 और I2 सेम है, तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी एक जगह का n sin I दूसरी जगह के n sin I के बराबर होता है, तो n sin I इक्वल टू n1 sin I1 प्लस n2 sin I2। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मल्टीपल पैरेलल सर्फेसेस पर रिफ्रैक्शन के केस में काम आता है। अब बच्चों कई बार क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, बहुत सारे बीच में मीडियम होते हैं और ऑब्जेक्ट वहां कहीं दूर रखा होता है और ऑब्जर्वर हमारा उसको देख रहा होता है। तो बच्चों इन दैट केस देखो, मान लीजिए इस वाले सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d के बराबर है, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के बराबर है, ये n1 है, n2 है, n3 है और ये n नॉट है। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n नॉट होता है, और ऑब्जर्वर की डिस्टेंस फ्रॉम दिस सरफेस d नॉट के बराबर है, d3 d2 d1 और ऐसे करके है बच्चों। तो जो इसकी अपेरेंट डेप्थ आएगी ना, देखो इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या होगी, d नॉट प्लस, मतलब ऑब्जर्वर से एक्चुअली ऑब्जेक्ट कितना दूर है, d नॉट प्लस d3 प्लस d2 प्लस d1 प्लस का d, लेकिन इसकी जो अपेरेंट डेप्थ आएगी ना बच्चों, वो d आयत वाला जो भी, मतलब जैसे d आयत डिवाइडेड बाई n ऑफ आयत डिवाइडेड बाई n नॉट होगा। जैसे मतलब अगर मैं इसको लिखूं ना, तो जैसे d डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई n नॉट प्लस का d1 डिवाइडेड बाई n1 डिवाइडेड बाई n नॉट प्लस का d2 डिवाइडेड बाई n2 डिवाइडेड बाई n नॉट एंड सो ऑन चलता जाएगा, d नॉट डिवाइडेड बाई n नॉट डिवाइडेड बाई n नॉट। ये होता है बच्चों इसका अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है, मैंने उसको समेशन करके लिख दिया है। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में शिफ्ट आएगा ना, वो आयत मीडियम di1 माइनस का 1 अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना वैसे ना, नहीं तो तुम मल्टीपल अगर एक दो सरफेस हो तो रिफ्रैक्शन कराते जाना एक एक करके, और उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डायरेक्ट पता कर लेना, ठीक है। ये वो अलग तरीका हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, TIR जिसको बोलते हैं। TIR बच्चों तभी होगा जब लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से आ रही होगी और रेयर मीडियम में निकल रही होगी, ठीक है, तभी TIR की पॉसिबिलिटी होगी। अदरवाइज मतलब रेयर मीडियम से कभी लाइट आएगी ना बच्चों, तो डेंसर वाली बाउंड्री पे रिफ्रैक्ट हो रही होगी, तो TIR नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो बच्चों मान लीजिए डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND के बराबर है, और रेयर मीडियम बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR के बराबर है।
तो बच्चों एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए लाइट जो है ना रेयर वाली साइड में 90 डिग्री पे जाती है, उसे बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में वो एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल डेंसर साइड में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए लाइट रे 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है रेयर वाली साइड में, तो उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो बच्चों मुझे यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेंसर का, अब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, एन डी साइन सी इज इक्वल टू एन आर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो साइन सी बच्चों एन आर डिवाइड बाई एन डी के बराबर आ जाता है। छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये साइन सी की वैल्यू होती है। तो साइन क्रिटिकल एंगल जो होगा वो साइन इनवर्स एन आर डिवाइड बाई एन डी के बराबर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर बच्चों लाइट जो है ना, लाइट क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे आ रही होगी डेंसर वाली साइड में, तो रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। लेकिन अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आई, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, तो बच्चों यार रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR बच्चों तब बोला जाता है इसको। ठीक है, ओके, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक होता है बच्चों सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है बच्चों कि अगर एक पॉइंट सोर्स जैसे सपोज करो वाटर के अंदर रखा हुआ है H डेप्थ पे, तो यहां से बहुत सारी लाइट रेज आती हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये लाइट रे आई, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जो लाइट रे क्रिटिकल एंगल पे आती है बच्चों ना, जितनी देखो यहाँ पे तुम इनका अगर एंगल देखोगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। तुम जितना दूर बनाओगे ना बच्चों, तो ये एंगल बढ़ेगा, तो इधर वाला एंगल भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो यहाँ का एंगल और ये वाला एंगल सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम दूर जाते जाओगे तो बच्चों ये एंगल बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, उससे दूर अगर कोई लाइट रे आप मानते हो, तो उसका एंगल जो ये एंगल होगा ना, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये लाइट बाहर नहीं निकलेगी बच्चों, यहाँ पे इसका हो जाएगा TIR। तो यहाँ पे एक बाउंड्री आती है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से इधर कोई भी लाइट बाहर नहीं आ रही होगी, इस रीजन में आ रही होगी। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे मिलेगा आपको कि जब ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होगी ना, तब तो बाहर निकल रही होगी, लेकिन उससे आगे वाले पॉइंट पे लाइट बाहर नहीं निकल रही होगी। तो यहाँ पे पूरा एक सिमेट्री से एक सर्कल बनता है बच्चों, जिसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जिससे लाइट बाहर निकल रही होती है। उस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का रेडियस वगैरह, एरिया वगैरह पूछ लिया जाता है। तो मान लीजिए H डेप्थ ये R है, तो ये हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ये एंगल C के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि जो साइन सी होगा ना बच्चों, क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होगा, एन रेयर डिवाइड बाई एन डेंसर। रेयर मीडियम एयर है बच्चों, डेंसर मीडियम वाटर है, तो साइन सी 1/NW के बराबर होगा। ये तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। इस वाले ट्रायंगल में टेन सी जो होगा ना बच्चों, वो R डिवाइड बाई H के बराबर होगा। ये वाली बात भी समझ में आएगी। अगर साइन सी है बच्चों, तो हमें पता है कि एक ऐसा ट्रायंगल बना सकता हूं मैं साइन, जिसका ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो, ये 1 हो, और ये बच्चों NW के बराबर हो। तो इसका जो बेस होगा रूट के अंदर NW का स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं तुमसे टेन सी पूछूं, तो वो आ जाएगा 1/रूट के अंदर NW का स्क्वायर माइनस का 1। तो टेन सी जो R/H के बराबर है, 1/रूट के अंदर NW का स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू R/H। तो R की वैल्यू आ जाएगी बच्चों H डिवाइडेड बाई रूट के अंदर NW का स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर। तो एरिया जो आएगा वो पाई R स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये होगा बच्चों एरिया ऑफ दिस सर्कल, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना बच्चों, उसका एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक? अब आते हैं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर में न्यूमेरिकल अपर्चर। बच्चों ऑप्टिकल फाइबर में TIR का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब असरसर रीजन टाइप का कुछ भी पूछा जा सकता है। जब लाइट यहां से ऐसे इंसिडेंट, देखो अगर कोई लाइट रे सीधी आ रही हो इसकी एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो तो सीधी चली जाएगी, लेकिन जो एंगल पे आ रही होती है ना बच्चों, उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस एंगल को बढ़ाते जाते हो, तो ये वाला एंगल भी बच्चों धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये वाला एंगल अगर मान लो इसको थीटा बोल दो, तो थीटा, और इस एंगल को बच्चों मान लो मैं आई डैश बोल देता हूं, तो थीटा प्लस का आई डैश ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, आप इस एंगल को बढ़ाते जाओगे, थीटा को, इस वाले एंगल को बढ़ाओगे, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये आई घटता जाता है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें इस लाइट को इस ग्लास के अंदर ही रखना है, तो यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना आई डैश, वो पूरा टाइम क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा हो गया, तो कुछ लाइट इस वाले मीडियम में निकल जाएगी, जो क्लेडिंग हो रखी होती है ना, इसकी जो सराउंडिंग होती है बच्चों ना, ग्लास की जो सराउंडिंग होती है उसमें निकल जाएगी। हम लाइट का इस तरीके का निकलना अलाउ नहीं करना चाहते। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाते हो, ये एंगल होता जाता है छोटा, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ ना, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो इस एंगल को बढ़ाने पर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो इन दोनों का सम 90 के बराबर है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये छोटा होता जाएगा।
तो ये छोटा मतलब इसको बढ़ाते बढ़ाते इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके लिए ये छोटा होते होते क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। उससे बड़े एंगल पे लाइट को आप इंसिडेंट नहीं कराओगे। तो जो है मैक्सिमम एंगल जो इसकी एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे का हो सकता है जिसके लिए उसका TIR हो, उसको हम बोलते हैं थीटा एम। और साइन ऑफ थीटा एम जो होता है ना बच्चों, वो न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल अपर्चर ध्यान रखना। तो थीटा एम बच्चों वो मैक्सिमम एंगल विद एक्सिस है, विद एक्सिस जो इसकी ना एक्सिस है ना उसका वो मैक्सिमम एंगल है बच्चों जिसके लिए यहाँ पे TIR होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये एंगल तो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। जब ये थीटा एम होता है तो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। तो ये अंदर वाला एंगल है ना R, वो 90 माइनस का थीटा के बराबर 90 माइनस का C के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं इस जगह पे, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा एम इज इक्वल टू N1, जो ये वाला जो मीडियम है N1 साइन R लिखना था, लेकिन R को मैं 90 माइनस का C लिख दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये वो एंगल है जब ये वाला एंगल C के बराबर है। तो ये R प्लस का C जो है 90 के बराबर होगा, तो R की जगह मैंने 90 माइनस का C रख दिया। तो यह N1 cos C आ जाएगा बच्चों ना। अच्छा, साइन C किसके बराबर होगा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल देखो, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होगा ना, ये वाला मीडियम रेयर होगा, ये डेंसर होगा, तो N2 डिवाइड बाई N1 के बराबर होगा साइन C। तो साइन C N2 डिवाइड बाई N1 के बराबर है, तो cos C की वैल्यू यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा ना, cos C वो रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर C के बराबर आ जाएगा, तो वो N2 का स्क्वायर माइनस का N1 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस cos C को बच्चों मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। तो ये आता है बच्चों न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम बन जाएगा। रूट के अंदर N1 का स्क्वायर माइनस का N2 का स्क्वायर, ये बच्चों हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर होता है। तो बच्चों बहुत क्विक रिवीजन मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज का करवाया, एक जस्ट टच देता गया हूं मैं। बाद बाकी तो आप PYQ कर रहे होंगे। PYQ की सीरीज को बच्चों मैं दोबारा स्टार्ट करने वाला हूं फर्स्ट वेब से। जो टॉपिक हमारे रह गए ना PYQ के कवर नहीं हुए थे, 20 क्वेश्चंस इस बार बच्चों हम 1200 PYQ कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन पर डे नेक्स्ट 60 डेज के लिए बच्चों, हर दिन एक फिक्स टाइम पे मैं आप लोगों के लिए PDF अपलोड कर दिया करूंगा, टारगेट अनलॉक कर दिया करूंगा, और आप लोग अपने PYQs को मेरे साथ प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि अब की बार जो PYQs मिलेंगे ना 20 PYQs पर डे वाले, वो हमारी ऐप में मिलेंगे बच्चों। ऐप में भी फ्री वाला कंटेंट है, मतलब ना फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन है, जहां पे वो लिखा रहता है ना प्रेप जी, तो उसके साइड में 3 बार जो आते हैं बच्चों, उसको रोल करोगे तो नीचे आ जाएगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में बच्चों जाओगे, आपको सारे के सारे PDF 20 क्वेश्चन के मिल जाएंगे, और 1200 PYQ का PDF भी बच्चों इकट्ठा, जिसमें 1200 PYQs होंगे विद द सॉल्यूशन लिंक, वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो कैसा लगा बच्चों वीडियो? आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स का छोटे छोटे पार्ट्स में रिवीजन करवाने वाला हूं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।